आज भी मुझे वो शाम याद है जब मेरे पिता ने मुझे अपने पास बुलाया। कमरा अंधेरा था और उनकी आवाज़ में वो दर्द था जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाए, प्रिया, तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता, है ना? एक पल के लिए जैसे मेरी दुनिया थम गई। ये सुनकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, उस सच को अपने भीतर समेटते हुए जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। कुछ सच वाकई हमेशा गुप्त ही रह जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, दीपिका स्टोरी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भावनाओं का एक ऐसा सफ़र है जहां प्यार, उम्मीद, अकेलापन और एक गहरे सच का सामना होता है। इस कहानी के हर मोड़ पर आपको महसूस होगा कि रिश्ते कितने नाजुक और कितने मजबूत हो सकते हैं। तो अपनी हेडफोन लगा लीजिए और इस भावनात्मक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी परिवार का हिस्सा बने। प्रिया और राहुल की कहानी दिल्ली की भागदौड़ भरी जिंदगी से शुरू हुई थी। मैं, प्रिया, एक स्वतंत्र लेखिका थी, अपने शब्दों में दुनिया को रंगने का सपना देखती थी। राहुल एक महत्वाकांक्षी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने कोड में भविष्य गढ़ने में लगा रहता था। हमारी पहली मुलाकात एक साहित्यिक समारोह में हुई थी जहां राहुल गलती से मेरी कॉफ़ी गिरा बैठा था। उस दिन की वो छोटी सी घटना, एक शरारती मुस्कान और एक माफ़ी से शुरू हुई बातचीत कब प्यार में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। दिल्ली की सर्द रातों में कॉफ़ी की दुकानों से लेकर लाल किले की ऐतिहासिक दीवारों तक हमारा प्यार परवान चढ़ा। राहुल का शांत स्वभाव, उसकी गहरी आंखें जिनमें हमेशा कुछ सोचने की झलक होती थी, और उसका मुझे हर छोटी बड़ी बात में समझने का तरीका मुझे उसके करीब खींचता चला गया। हम दोनों के सपने अलग थे, पर उन सपनों को पूरा करने का जुनून एक था। 2 साल की डेटिंग के बाद हमने मुंबई में शादी की, एक भव्य समारोह में जिसमें हमारे सारे दोस्त और रिश्तेदार शामिल थे। शादी के बाद हम मुंबई में ही कुछ समय रहे, जहां हर शाम मरीन ड्राइव पर टहलना, समंदर की लहरों को देखते हुए भविष्य के सपने बुनना हमारी आदत बन गई थी। राहुल ने मुंबई में एक अच्छी कंपनी में काम किया, पर उसकी नज़रें हमेशा बैंगलोर पर टिकी थीं, जहां टेक इंडस्ट्री का भविष्य था। एक दिन उसे बैंगलोर की एक प्रतिष्ठित कंपनी से ऑफर मिला और हम दोनों ने मिलकर एक नई शुरुआत करने का फैसला किया। बैंगलोर, एक नया शहर, नई चुनौतियां और हमारे लिए एक नया घर। हमने शहर के एक शांत इलाके में एक छोटा सा पर प्यारा अपार्टमेंट लिया, जिसे मैंने अपने हाथों से सजाया। दीवारों पर अपनी पसंदीदा पेंटिंग्स लगाईं, किताबों से भरी शेल्फ तैयार की और एक छोटा सा बैल्कनी गार्डन बनाया जहां सुबह की चाय का मज़ा दोगुना हो जाता था। शुरुआती कुछ महीने तो मानो स्वर्ग से कम नहीं थे। राहुल अपने काम में खुश था और मैं अपनी लेखन की दुनिया में खोई रहती थी। हम दोनों एक दूसरे को पूरा करते थे। शाम को राहुल के घर आते ही मैं उसके लिए गर्मा गर्म चाय और स्नैक्स तैयार रखती। हम साथ बैठकर अपने दिन की बातें करते, हंसते, कभी किसी बात पर हल्की फुल्की बहस भी हो जाती, पर अंत हमेशा एक मीठी मुस्कान और एक गर्मजोशी भरी आलिंगन से होता। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। समय के साथ चीज़ें बदलने लगीं। राहुल के करियर में तरक्की हुई। उसे एक बड़े प्रोजेक्ट, जिसका नाम प्रोजेक्ट फीनिक्स था, का लीड बना दिया गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा मौका था और मैं शुरू में बहुत खुश और गर्व महसूस करती थी। पर इस प्रोजेक्ट ने राहुल की ज़िंदगी पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसके काम के घंटे बढ़ने लगे। सुबह वो जल्दी निकलता और देर रात लौटता। कभी कभी तो वो रात को ऑफिस में ही रुक जाता। शुरू में मैंने इसे समझा, ये बस कुछ समय की बात है। मैं खुद को समझाती, नया प्रोजेक्ट है, थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। मैं उसके लिए रात का खाना बना कर रखती, भले ही वो ठंडा हो जाए। कभी कभी जब वो देर से आता तो मैं उसे जगाकर खाना खिलाती। उसकी थकी हुई आंखों में मैं अपने प्यार की चमक देखना चाहती थी। पर धीरे धीरे ये कुछ समय की बात एक स्थायी रूटीन में बदल गई। हमारी शाम की बातें कम हो गईं। राहुल इतना थका हुआ होता कि खाना खाते ही सो जाता। वीकेंड पर भी अक्सर उसे ऑफिस जाना पड़ता या फिर घर पर ही लैपटॉप पर काम करना होता। हमने कितने ही प्लान बनाए थे, कोलकाता जाने का, गोवा में छुट्टियां मनाने का, या बस शहर में एक रोमांटिक डिनर डेट का, पर सब के सब प्रोजेक्ट फीनिक्स की भेंट चढ़ जाए। मैं अकेली होती जा रही थी। मेरा लेखन, जो कभी मेरा जुनून था, अब मुझे खालीपन महसूस कराता था। मेरे दोस्तों से जब मैं बात करती तो वे कहते, प्रिया, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसा ही होता है। राहुल सफल हो रहा है, तुम्हें खुश होना चाहिए। मैं कोशिश करती खुश रहने की, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी उदासी घर करती जा रही थी। मुझे लगता था, राहुल मेरे पास तो है, पर कहाँ है? उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर होती, उसका दिमाग ऑफिस की मीटिंग्स में उलझा रहता। वो शारीरिक रूप से मौजूद था, पर भावनात्मक रूप से वो मीलों दूर था। मैंने कई बार कोशिश की उस चिंगारी को फिर से जलाने की। मैंने उसके लिए सरप्राइज डिनर प्लान किए, उसके ऑफिस में फूल भेजे, उसे पुराने दिनों की याद दिलाने वाले गाने सुनाए। वो उन कोशिशों की सराहना करता,
एक पल के लिए उसकी आंखों में वो पुरानी चमक लौट आती, पर अगले ही पल उसका फ़ोन बजटता और वो फिर से अपनी दुनिया में खो जाता। मुझे याद है एक बार मैंने उसके लिए उसका पसंदीदा केक बनाया था। वो देर रात घर आया थका हुआ। मैंने उत्साह से उसे केक दिखाया, पर उसने सिर्फ एक टुकड़ा खाया और कहा, बहुत अच्छा है प्रिया, पर मुझे एक ज़रूरी कॉल करना है। उस रात मैं रोई थी, अपनी सारी कोशिशों, अपने सारे प्यार को बेमानी महसूस करते हुए। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, उसके चेहरे पर हमेशा एक तनाव रहता था। मैं पूछती, राहुल क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? वो हमेशा एक ही जवाब देता, हाँ प्रिया, बस काम का प्रेशर है। पर मुझे लगता था ये सिर्फ काम का प्रेशर नहीं है, कुछ और भी था जो वो मुझसे छुपा रहा था। ये अकेलापन इतना बढ़ गया कि एक दिन मैंने फैसला किया कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने माता पिता के पास जयपुर जाऊंगी। शायद कुछ दिनों की दूरी से राहुल को मेरी कमी महसूस हो या मुझे खुद को थोड़ा बेहतर महसूस हो। मेरे माता पिता जयपुर के एक शांत मोहल्ले में रहते थे। पिताजी अमित एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर थे और माँ स्नेहा एक गृहिणी। वे दोनों हमेशा से मेरी ताकत रहे हैं। मैं जयपुर पहुंची और माँ ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। उन्होंने मेरी उदासी को तुरंत भांप लिया था, पर कुछ कहा नहीं। पिताजी ने भी मेरी ओर देखा। उनकी गहरी आंखें हमेशा सब कुछ पढ़ लेती थीं। कुछ दिन तो मैंने खुद को व्यस्त रखने की कोशिश की। माँ के साथ बाजार जाती, पिताजी के साथ सुबह की सैर पर जाती, पुराने दोस्तों से मिलती। पर रात को जब सब सो जाते तो राहुल की याद मुझे घेर लेती। मैं उसकी आवाज़ सुनना चाहती थी, पर मेरे फ़ोन में सिर्फ उसके मैसेज होते, देर हो गई है, सो जाओ, या आज भी देर होगी। कभी कभी वो सिर्फ एक स्माइली भेज देता। मुझे लगता था, क्या हमारा प्यार सिर्फ स्माइली तक सिमट गया है? एक शाम जब घर में हल्की रोशनी थी और बाहर बारिश हो रही थी, पिताजी ने मुझे अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। कमरा थोड़ा अंधेरा था, सिर्फ एक मेज़ पर रखा लैंप चल रहा था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज़ शांत थी, पर उसमें एक ऐसी गंभीरता थी जिसने मुझे चौंका दिया। प्रिया, उन्होंने कहा, तुम ठीक नहीं हो बेटी। मैं उनसे कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। सब ठीक है पिताजी, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरी बात काट दी। नहीं, सब ठीक नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम अंदर से कितनी टूट चुकी हो। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर वे रुक नहीं रहे थे। फिर उन्होंने वो बात कही जिसने मेरी दुनिया को हिला दिया। उनकी आवाज़ में वो दर्द था जो मैंने कभी नहीं सुना था। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और फुसफुसाए, तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता है ना? एक पल के लिए जैसे मेरी दुनिया थम गई। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर की सबसे गहरी चोट को छू लिया हो। मैं उनसे सहमत नहीं होना चाहती थी। मैं राहुल का बचाव करना चाहती थी, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। मेरे होंठ कांप रहे थे। ये सुनकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, उस सच को अपने भीतर समेटते हुए। वो दरवाज़ा सिर्फ कमरे का नहीं था, बल्कि मेरे दिल का भी था, जो अब तक राहुल के प्रति किसी भी शिकायत को स्वीकार करने से इनकार कर रहा था। उस पल में मेरे पिताजी के सरल से वाक्य ने, जो मैंने खुद से 1000 बार कहा था, एक नया अर्थ ले लिया। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं थी, ये एक कड़वा सच था जिसे मैंने अब तक नज़रअंदाज किया था। इस सच ने मेरी पूरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। मुझे लगा कि मैं अब तक एक भ्रम में जी रही थी। कुछ सच वाकई हमेशा गुप्त ही रह जाते हैं, और जब वे उजागर होते हैं तो वे सब कुछ बदल देते हैं। मैं उस रात सो नहीं पाई। पिताजी के शब्द मेरे दिमाग में गूंजते रहे, तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता। ये सिर्फ समय की कमी नहीं थी, ये भावनात्मक दूरी थी जो मुझे खाए जा रही थी। मैंने फैसला किया कि मुझे वापस बैंगलोर जाना होगा और इस स्थिति का सामना करना होगा। मैं अपने पिता को धन्यवाद देकर वापस बैंगलोर आ गई, पर इस बार मैं एक अलग प्रिया थी। मेरी आंखों पर से पर्दा हट चुका था। अब मैं राहुल को एक नई दृष्टि से देखने लगी थी। मैंने सूक्ष्मता से उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। मैंने देखा कि वो अक्सर देर रात तक अपने लैपटॉप पर कुछ देखता रहता था। उसकी स्क्रीन पर नंबर्स और चार्ट्स होते थे जो मेरे लिए अबूझ थे। वो फ़ोन पर बात करते हुए कमरे से बाहर चला जाता था। उसकी आवाज़ दबी हुई होती थी। मैंने उसके फ़ोन में कुछ ऐसे मैसेज देखे जो जल्दी से डिलीट कर दिए गए थे। उसके बैंक स्टेटमेंट में कुछ बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शंस दिखी जो किसी अनजान अकाउंट में जा रही थी। मैंने उसकी बहन रिया से बात की, ये जानने के लिए कि क्या उसके परिवार में कोई समस्या है, पर रिया ने कहा कि सब ठीक है। तो फिर ये पैसे कहाँ जा रहे थे और राहुल इतना परेशान क्यों रहता था? मेरा दिल डर से भर गया था। क्या राहुल किसी मुसीबत में था, या इससे भी बुरा, क्या वो किसी और के साथ समय बिता रहा था, जैसा कि पिताजी के शब्दों का एक छिपा हुआ अर्थ हो सकता था? मेरे दिमाग में 1000 सवाल उठ रहे थे और हर सवाल एक नए डर को जन्म दे रहा था।
मैं अब उससे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मुझे डर था कि सच क्या होगा। एक रात मैं पानी पीने के लिए उठी। राहुल अपने स्टडी रूम में था। दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था। मैंने उसकी आवाज़ सुनी। वो फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ में निराशा और थोड़ी सी बेबसी थी। मैं जानता हूँ चाचा जी, बस थोड़ा और समय, मैं सब संभाल लूँगा। वो आखिरी किस्त बस आने वाली है। मैं प्रोजेक्ट फीनिक्स पर ओवरटाइम कर रहा हूँ और मैंने एक और फ्रीलांसिंग का काम लिया है। बस कुछ और महीने और हम सब कुछ वापस पा लेंगे। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। चाचा जी? कौन से चाचा जी? राहुल के परिवार में तो कोई चाचा नहीं थे जिनसे वो इतनी गहराई से जुड़े हों। मैं चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। मेरा दिमाग तेज़ गति से दौड़ रहा था। अगले दिन मैंने इंतज़ार किया जब राहुल ऑफिस चला गया। मैंने उसके स्टडी रूम में जाकर उसका लैपटॉप चेक किया। उसने कुछ फाइल्स ओपन रखी थी और वहाँ मुझे वो सच मिला जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। वे फाइल्स राहुल के एक दूर के चाचा के परिवार से संबंधित थीं, जिनसे उसका ज़्यादा संपर्क नहीं था। कुछ साल पहले उस चाचा के बेटे ने एक बड़े व्यापार में निवेश किया था, जो बुरी तरह विफल हो गया। परिवार पर भारी कर्ज चढ़ गया था और उनकी सारी संपत्ति दांव पर थी। राहुल को इस बारे में पता चला था, पर उसने तब इतनी मदद नहीं की थी जितनी वो करना चाहता था, क्योंकि वो खुद अपने करियर की शुरुआत कर रहा था। अब जब वो आर्थिक रूप से स्थिर था, उसने चुपचाप उस परिवार की मदद करने का फैसला किया था। वो उन्हें बेघर होने से बचाना चाहता था। उसने बिना किसी को बताए एक बड़ा पर्सनल लोन लिया था और अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा उस परिवार के कर्ज चुकाने में लगा रहा था। वो दिन रात काम कर रहा था, एक अतिरिक्त फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट भी कर रहा था, ताकि वो जल्द से जल्द उस कर्ज को चुका सके और उस परिवार को बचा सके। ये सब पढ़कर मेरे आंखों में आंसू आ गए। राहुल ने ये सब मुझसे छुपाया था। उसने मुझे पराया समझा था, या वो मुझे चिंता नहीं देना चाहता था। मेरा दिल एक साथ कई भावनाओं से भर गया, दर्द, गुस्सा और सबसे बढ़कर उसके इस त्याग के लिए गहरा प्यार। उसने मुझसे ये सब क्यों छुपाया? क्या वो नहीं जानता था कि मैं उसकी जीवन साथी हूँ, उसकी हर खुशी और गम में बराबर की हिस्सेदार? शाम को जब राहुल घर आया तो मैंने उसे वैसे ही देखा, थका हुआ, परेशान। मैंने उसके लिए चाय बनाई और उसे अपने पास बिठाया। उसने मुझे देखा। उसकी आंखों में वही पुरानी बेबसी थी। क्या हुआ प्रिया? उसने पूछा। उसकी आवाज़ में थकान थी। मुझे सब पता चल गया है राहुल, मैंने कहा। मेरी आवाज़ कांप रही थी। चाचा जी के परिवार के बारे में, तुम्हारे लोन के बारे में, तुम्हारे दिन रात काम करने के बारे में। राहुल का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने अपनी आंखें झुका लीं, जैसे कोई अपराधी पकड़ा गया हो। प्रिया, मैं तुम्हें बताना चाहता था, पर क्या राहुल? मैंने पूछा। मेरी आंखों में आंसू थे। क्या हमारा रिश्ता इतना कमज़ोर है कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे? क्या तुम मुझे इतना नासमझ समझते हो कि मैं तुम्हारी इस मुश्किल में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती? वो उठा और मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गया। नहीं प्रिया, ऐसा नहीं है, कभी नहीं। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। मैं जानता हूँ कि तुम कितनी संवेदनशील हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे तनाव से प्रभावित हो। ये मेरे परिवार की समस्या थी और मैं इसे खुद ही सुलझाना चाहता था। मैं तुम्हें कोई वित्तीय बोझ नहीं देना चाहता था, ना ही तुम्हें किसी मुश्किल में डालना चाहता था। मुझे लगा कि मैं ये सब अकेले कर लूँगा और जब सब ठीक हो जाएगा तब तुम्हें बताऊँगा। मुझे माफ़ कर दो प्रिया, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में भी आंसू थे। वो टूट चुका था। उसने अपना चेहरा मेरे हाथों में छिपा लिया। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ प्रिया। मुझे पता है मैंने तुम्हें कितना अकेला महसूस कराया। मैं हर पल खुद को कोसता रहा, पर मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसकी बात सुनकर मेरा दिल पिघल गया। मेरा गुस्सा, मेरा दर्द, सब कुछ उसके आंसुओं में बह गया। मैंने उसे उठाया और कसकर गले लगा लिया। हम एक टीम है राहुल, मैंने फुसफुसाया। हम हर मुश्किल का सामना साथ करेंगे। तुमने मुझे पराया क्यों समझा? मेरी भी जिम्मेदारी है तुम्हारे साथ खड़े रहने की। हमने उस रात घंटों बात की। उसने मुझे सब कुछ बताया। उसके बचपन में चाचा जी ने कैसे उसकी मदद की थी और अब जब वे मुश्किल में थी तो वो कैसे खुद को दोषी महसूस कर रहा था। उसने बताया कि कैसे वो दिन रात सोचता रहता था कि पैसे कहाँ से आएंगे, कैसे वो हमेशा तनाव में रहता था और कैसे वो मुझसे बात नहीं कर पाता था क्योंकि उसे डर था कि मैं उससे नाराज़ हो जाऊंगी या परेशान हो जाऊंगी। मैंने उसे बताया कि कैसे मैं अकेलापन महसूस कर रही थी, कैसे मुझे लग रहा था कि हमारा प्यार कहीं खो गया है। मैंने उसे अपनी सारी बचत देने की पेशकश की और हमने मिलकर एक योजना बनाई कि हम कैसे इस मुश्किल से बाहर निकलेंगे। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, ये विश्वास की बात थी, साझेदारी की बात थी। राहुल ने राहत की सांस ली, जो उसने महीनों से नहीं ली थी। उसके चेहरे पर पहली बार एक सच्ची मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जो उसकी आंखों तक पहुंच रही थी। उस रात के बाद हमारा रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम कभी भी कोई बात एक दूसरे से नहीं छुपाएंगे,
चाहे वो कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। राहुल ने मुझसे वादा किया कि वो अपने काम के साथ साथ मेरे लिए भी समय निकालेगा और मैं भी उसकी मुश्किलों में उसका साथ दूंगी। कुछ महीनों में हमने मिलकर उस कर्ज को चुका दिया। राहुल के चाचा का परिवार बच गया और उन्होंने हमें दिल से धन्यवाद दिया। राहुल के चेहरे पर अब वो तनाव नहीं था, उसकी आंखों में फिर से वो पुरानी चमक लौट आई थी। हमने फिर से अपनी शामें साथ बिताना शुरू कर दिया, बालकनी में बैठकर चाय पीते हुए, एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए, भविष्य के नए सपने बुनते हुए। मेरे पिताजी के उन शब्दों ने, तुम्हारा पति तुम्हें समय नहीं देता, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उस एक वाक्य ने मुझे एक ऐसे सच के करीब ला दिया जो राहुल ने मुझसे छुपाया था। वो सच जो एक समय के लिए गुप्त रहा, जब उजागर हुआ तो उसने हमारे रिश्ते को एक नई गहराई दी। कुछ सच हमेशा के लिए गुप्त ही रह जाते हैं, पर कुछ सच ऐसे भी होते हैं जिनकी रोशनी में रिश्ते और भी मजबूत हो जाते हैं। मेरी जिंदगी बदल गई क्योंकि मैंने उस सच को स्वीकार किया और राहुल के साथ मिलकर उसका सामना किया। हमारा प्यार, विश्वास और साझेदारी की नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया था। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये भावनात्मक कहानी? मुझे उम्मीद है कि इसने आपके दिल को छुआ होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे दूर हो रहा है, पर उसके पीछे कोई गहरा सच भी हो सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्तों में पारदर्शिता, विश्वास और संवाद कितना ज़रूरी है। प्यार में हर मुश्किल का सामना मिलकर करना ही रिश्ते को मजबूत बनाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और दीपिका स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियाँ सुन सकें। हम आपके प्यार और समर्थन के हमेशा आभारी हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।